हेलो एवरीवन। एमपी के क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का पार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट्स को सॉल्व कर रहे हैं। ये पेपर 2016 में आया हुआ है। हमारे पास एक चैप्टर है, सेकंड चैप्टर एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। उस चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं वो इस पेपर से रिलेटेड हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट्स का 2016 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एमसीक्यू है, पार्ट ए में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, the resistance temperature coefficient the resistance temperature coefficient of intrinsic semiconductor is। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, उसका जो तापमान गुणांक होता है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट, वो कौन सा होता है? ऑप्शन ए पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, नन। तो हम अगर बात करें कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट, तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है कि किसी भी सेमीकंडक्टर या किसी मटेरियल के लिए तापमान और रेजिस्टेंस में रिलेशन। तो अगर हम बात करें, इसका होता है नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ये हुआ कि अगर तापमान बढ़ेगा, टेम्परेचर एक तरफ लेते हैं हम और एक तरफ हम लेते हैं आर, तो तापमान बढ़े पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर रेजिस्टेंस घटता है। तो इसका जो वो होता है वो नेगेटिव होता है। तापमान गुणांक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तापमान गुणांक नेगेटिव होता है। नेगेटिव मतलब हुआ तापमान बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं जिनका तापमान गुणांक पॉजिटिव होता है, तापमान बढ़ने का रेजिस्टेंस बढ़ता है, उनको बोलते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। पर यहाँ इस केस में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में तापमान गुणांक नेगेटिव होता है। नेगेटिव मतलब तापमान बढ़ने के साथ इसका रेजिस्टेंस और डिक्रीज होगा, इसको कहते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड फॉर द इंसुलेटर इज अप्रोक्सीमेटली। हमने पढ़ा था इंसुलेटर के अंदर कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के जो अंदर एनर्जी गैप होता है वो कितना होता है, यही पूछना चाह रहा क्वेश्चन। ये कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस बैंड में होल होंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे इस तरफ होंगे होल। इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव, होल होते हैं पॉजिटिव। तो ये पूछना चाह रहा है कि यहाँ पे जो गैप है, ये जिसको बोलते हैं एनर्जी गैप, ये कितना होता है? तो इंसुलेटर में सबसे हाईएस्ट गैप होता है और ये गैप होता है 5 से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, सबसे ज़्यादा गैप होता है। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप होता है इंसुलेटर के लिए, वो होता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। और कंडक्टर के लिए पूछे तो कंडक्टर का होता है 0, ओवरलैप हो जाता है। और अगर आपको पूछे सेमी कंडक्टर के लिए, तो सेमी कंडक्टर के लिए होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पर यहाँ क्वेश्चन इंसुलेटर के लिए आया है, तो इंसुलेटर के लिए कितना होगा? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पी टाइप सेमीकंडक्टर एज ए होल। कि पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है वो कैसा होगा? पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ऑप्शन डी, पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द डोपिंग। तो अगर हम बात करें कि कोई भी सेमीकंडक्टर, चाहे वो एन टाइप हो, पी टाइप हो, अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नेगेटिव होंगे, इसलिए उसको कहते हैं एन टाइप। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव, इसलिए उसको एन टाइप कहते हैं। पी टाइप में होते हैं होल, और होल होते हैं पॉजिटिव, और पॉजिटिव को कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है। पर अगर हम बात करें उसकी चार्ज की, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर दोनों ही इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुन लीजिए इसको। एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर अगर चार्ज की बात करें, तो ना तो वो पॉजिटिव चार्ज होंगे और नेगेटिव चार्ज होंगे, वो न्यूट्रल होंगे। तो ऑप्शन सी सही है यहाँ पे, कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे। यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो टोटल चार्ज होगा वो 0 होगा, न तो वो एन टाइप पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा। ऐसे ही पी टाइप सेमीकंडक्टर है, वो न तो पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। और ये जो एन टाइप पी टाइप नाम रखे गए हैं, उस इलेक्ट्रॉन की संख्या के साथ रखे गए। इलेक्ट्रॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं इसलिए वो नेगेटिव कहलाएगा। यहाँ पे होल पॉजिटिव होते हैं चार्ज कैरियर, इसलिए इसको पी टाइप कहते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आंसर होगा, चाहे वो एन टाइप हो चाहे पी टाइप, दोनों के लिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आंसर आएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
Question number 4. To obtain a 5 volt regulated output, Zener breakdown voltage for Zener diode must be. ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, फिर भी हम समझ लेते हैं कि जो Zener डायोड होता है वो वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज को फिक्स करने में काम आता है। तो ये कह रहा है कि हमको 5 वोल्ट आउटपुट चाहिए कि सर्किट से, और हमको Zener लगाना है, तो Zener कितने वोल्ट का होगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन को घुमाया है, यहाँ पे आंसर होगा 5000 मिली वोल्ट। क्योंकि अगर हम पाँच पाँच वोल्ट को 5000 मिली वोल्ट लिख सकते हैं। कैसे कि 5000 अपॉन 10 की पावर 3 हो जाएगा। क्यों मिली को सोल्व करेंगे नीचे आएगा, थाउजेंड थाउजेंड कट जाएगा और आंसर आएगा 5 वोल्ट। मिली का मतलब चाहिए -3 होता है, पर मिली को नीचे ले जाएंगे तो 5000 डिवाइड बाई 10 की पावर 3 होगा और आंसर आएगा 5 वोल्ट। यानी कि 5 वोल्ट को हम 5000 वोल्ट भी लिख सकते हैं मिली वोल्ट में, 5 वोल्ट को 5000 मिली वोल्ट भी लिख सकते हैं हम। तो आप 5 वोल्ट कहें या 5000 मिली वोल्ट कहें, मीनिंग सेम है। वोल्टेज कितना आएगा, 5 वोल्ट आएगा, क्योंकि 5000 मिली वोल्ट में 5 वोल्ट होंगे, या हम कह सकते हैं कि 5 वोल्ट के अंदर 5000 मिली वोल्ट होंगे। तो थाउजेंड मिली कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा 5 वोल्ट। ये जस्ट क्वेश्चन घुमाया है। क्वेश्चन 5, विच डायोड कंटेंस हाईएस्ट डोपिंग, किस डायोड की डोपिंग हाईएस्ट होती है। एलईडी, जेनर डायोड, टनल डायोड, वेक्टर डायोड। सबसे हाईएस्ट डोपिंग होती है टनल डायोड की, सबसे हाईएस्ट डोपिंग होती है टनल डायोड की होती है। ये हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हाईएस्ट इनपुट रेजिस्टेंस ऑब्टेन इन कॉन्फ़िगरेशन। हमने टाइम पढ़ा था, 3 तरह के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन इमीटर। तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि इनपुट रेजिस्टेंस सबसे हाईएस्ट किस कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, तो ये मिलता है हमको कॉमन कलेक्टर में। कॉमन कलेक्टर जो कॉन्फ़िगरेशन है, वहां पे हमको हाईएस्ट इनपुट रेजिस्टेंस मिलता है इसका, ट्रांजिस्टर का जो सर्किट में। ठीक है, कॉमन कलेक्टर वो होता है जिसके अंदर कलेक्टर नीचे होता है। ठीक है, सर्किट में ये ट्रांजिस्टर आपका, कॉमन कलेक्टर में ये मीटर यहाँ हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, ये इमीटर हो जाएगा और ये कलेक्टर हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं कॉमन कलेक्टर। ये आपका कलेक्टर दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा, इनपुट आउटपुट साइड के लिए। तो ऐसा सर्किट जिसमें कलेक्टर नीचे हो उसको कहते हैं कॉमन कलेक्टर। बेस और कलेक्टर बीच में इनपुट देंगे और इमीटर और कलेक्टर के बीच में आउटपुट मिलेगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज अ कंट्रोल डिवाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले हम समझते हैं बाइपोलर क्यों बोलते हैं इसको। बाइपोलर मतलब दो पोलरिटी के चार्ज कर रहे हैं यहाँ पे। बाइपोलर का मतलब होता है दो पोलरिटी, दो पोलरिटी होती है यहाँ पे, इसलिए वो कहते हैं इसको बाइपोलर। बाई मतलब टू, और पोलरिटी मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कैरियर होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव, पोल होते हैं पॉजिटिव, तो इसको इसलिए कहते हैं बाइपोलर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यानी बीजेटी, या सिंपल कहें ट्रांजिस्टर, इज अ कंट्रोल डिवाइस। कौन सा कंट्रोल डिवाइस है, करंट, वोल्टेज, पावर। तो हम बात करें कि हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े थे, अल्फा, बीटा, गामा, वो सारे फॉर्मूले में करंट आ रही थी। यानी कि हम पढ़ते हैं अगर कि बीटा वाला फॉर्मूला पढ़ते हैं कॉमन इमीटर में, तो बीटा इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी, एल्फा इक्वल टू आई सी अपॉन आई ई, गामा इक्वल टू आई ई अपॉन आई बी। यानी कि जो भी फॉर्मूले हैं सब में क्या आ रहा है, करंट आ रही है। आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। इसका मतलब करंट को देने से हमको करंट मिल रही है, तो करंट कंट्रोल डिवाइस कहेंगे हम उसको। कि ये जो आपका ऑप्शन ए सही माना जाएगा इसमें। ऑप्शन ए से माना जाएगा कि ये करंट कंट्रोल डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है ये, करंट कंट्रोल डिवाइस। मतलब हम इनपुट पे करंट देके आउटपुट में ज्यादा करंट ले सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं करंट कंट्रोल डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 8, इन ट्रांजिस्टर लीकेज करंट आई सी नॉट
विल बी, ये जो लीकेज करंट होती है ये रिवर्स बायस में फ्लो होती है। जब ट्रांजिस्टर का एक जंक्शन फॉरवर्ड बायस करते हैं, एक रिवर्स बायस करते हैं, तब कलेक्टर से एक रिवर्स करंट फ्लो होती है। ये करंट फुली टेम्परेचर डिपेंड होती है और हर 10 डिग्री पर ये डबल हो जाती है। तो कुछ आपको याद रखना है कि जब भी 10 डिग्री टेम्परेचर राइज होगा तो ये जो रिवर्स सेचुरेशन करंट है इसको हम रिवर्स सेचुरेशन करंट भी कहते हैं, रिवर्स सेचुरेशन करंट भी कहते हैं। और ये आईसी नोट यानी लीकेज करंट भी कहते हैं इसको, वो हर 10 डिग्री तापमान बढ़ने पर डबल हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, द करेक्ट रिलेशन फॉर ट्रांजिस्टर करंट गेन विल बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्ड अल्फा बीटा में रिलेशन क्या होता है? तो अल्फा बीटा में रिलेशन होगा फर्स्ट वाला कि बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 - अल्फा, बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 - अल्फा। अगर ये इक्वेशन आपको अल्फा में पूछ ले कि अल्फा किसके बराबर होगा, तो हम यहाँ पढ़ लेते हैं अल्फा इक्वल टू होगा, इसी इक्वेशन को अल्फा के लिए सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा अल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन 1 + बीटा। ये आंसर होगा अल्फा के लिए। अगर सवाल में बीटा पूछा है तो बीटा का फॉर्मूला होगा अल्फा अपॉन 1 - अल्फा, ऑप्शन ऐसा ही है। अगर अल्फा पूछे किसी क्वेश्चन में तो अल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन 1 + बीटा होता है। क्वेश्चन नंबर 10, when a transistor is operating as a switch then biasing of both junction will be, तो कह रहा है कि ट्रांजिस्टर एज ए स्विच काम कर रहा है तब दोनों जंक्शन की बाइसिंग कैसे होगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब भी ट्रांजिस्टर एज ए स्विच काम करता है तो दोनों जंक्शन जो होते हैं वो रिवर्स बायस होते हैं। दोनों जंक्शन जो होते हैं वो रिवर्स, दोनों जंक्शन कौन से हम पढ़ते हैं यहाँ पे? दो जंक्शन होते हैं यहाँ पे। पहला जंक्शन होता है इमीटर और बेस के बीच में, दूसरा जंक्शन होता है कलेक्टर और बेस के बीच में। ठीक है, बेस दोनों कॉमन होता है तो इमीटर और बेस जंक्शन होता है वो भी होगा रिवर्स बायस, और कलेक्टर बेस जंक्शन है वो भी होगा रिवर्स बायस। यानी कि इमीटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों को हम रिवर्स बायस करेंगे तो वो ट्रांजिस्टर काम करेगा एज ए स्विच, एज ए स्विच यानी ऑन ऑफ स्विच की तरह काम करेगा वो। तो इमीटर बेस जंक्शन रिवर्स बायस, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ऑपरेटिंग पॉइंट फॉर ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमीटर मोड विद जीरो सिग्नल कंडीशन। ट्रांजिस्टर का कॉमन इमीटर मोड में जब इमीटर नीचे हो, कॉमन हो दोनों के लिए, तब जीरो सिग्नल कंडीशन क्या होगी? तब जीरो सिग्नल कंडीशन मतलब ट्रांजिस्टर में जब इनपुट नहीं देंगे उस समय वीसीई और आईसी की जो वैल्यू होगी, वीसीई और आईसी की जो वैल्यू होगी वो कहलाएगी ऑपरेटिंग पॉइंट। वीसीई आईसी की वैल्यू होगी वो ऑपरेटिंग पॉइंट कहलाती है। कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज और कलेक्टर करंट का जो ग्रुप होता है वी और आई की वैल्यू, उसको कहते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 12, द फैक्टर दैट अफेक्ट्स स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? तो बीटा पे करती है, आईसी और रिवर्स सैचुरेशन करंट पे करती है, और वीबी पे करती है। तो ऑप्शन डी सही है, इसमें तीनों पे डिपेंड करेगी, बीटा पर भी करेगी, आईसी नोट रिवर्स सैचुरेशन करंट पे करेगी, और वीबी पे करेगी। बीटा यहाँ पे करंट गेन है कॉमन इमीटर का, आईसी नोट लीकेज करंट है, वीबी जो है वोल्टेज बिटवीन बेस एंड इमीटर है। क्वेश्चन नंबर 13, विच कंपोनेंट इज नॉट सुटेबल फॉर ट्रांजिस्टर बायस कंपैरेशन टेक्निक? कौन सा कंपोनेंट ट्रांजिस्टर के लिए बायसिंग जो बायस कंपैरेशन करते हैं उसको सेट नहीं होगा? ऑप्शन ए थर्मिस्टर, ऑप्शन बी डायोड, ऑप्शन सी इंडक्टर, ऑप्शन डी सेंसिस्टर। तो इसमें कुछ नेगेटिव पूछा है, पहले हमको पता नहीं कौन सा होता है। तो थर्मिस्टर, डायोड और सेंसिस्टर तीनों ही काम में आते हैं ट्रांजिस्टर को बायस कंपैरेशन करने के लिए। जो ऑप्शन सी है इंडक्टर, ये काम में नहीं आता है, ये ऑप्शन सी काम में नहीं आता है, ऑप्शन सी काम में नहीं आता है।
तो क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है इसने कि कौन सा कंपोनेंट बायस ट्रांजिस्टर बायस कंपेंसेशन में काम नहीं आता है, तो थर्मिस्टर डायोड सेंसिटिव आता है, इंडक्टर नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 14, थर्मल रनवे कैन बी अवॉइडेड बाय। थर्मल रनवे मतलब ट्रांजिस्टर में अचानक से अगर रिवर्स सिस्टम में करंट बढ़ जाती है, उसके ट्रांजिस्टर जल सकता है, और एकदम हाई करंट फ्लो होती है, कलेक्टर करंट बढ़ जाती है, उसको थर्मल रनवे बोलते हैं, उससे ट्रांजिस्टर खराब हो सकता है। उसको रोकने के लिए क्या करेंगे, हम हीट सिंक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, इनपुट इम्पीडेंस ऑफ एफईटी। एफईटी का फुल फॉर्म होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये हमारे कोर्स में नहीं है, जस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसका इनपुट इम्पीडेंस बहुत हाई होता है, बीजेटी से ज्यादा होता है। इनपुट इम्पीडेंस ऑफ एफईटी इज हाई। अब हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सॉल्व कर रहे हैं। जो क्वेश्चन चैप्टर 2 का जो फर्स्ट पार्ट था एनालॉग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, अब उसी का हम सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। 2016 का पेपर है, उसी क्वेश्चन का पार्ट ए सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नंबर ऑफ डिजिट यूज्ड इन बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम में कितने डिजिट होती है, हमने पढ़ा है कि बाइनरी के अंदर 2 डिजिट होती है, 0 और 1। कितनी डिजिट होगी टोटल, 2 डिजिट होगी। बाइनरी के नंबर ऑफ सिस्टम यूज इन बाइनरी सिस्टम में 2 डिजिट होगी, तो आंसर 2 सही है। ऑक्टल के अंदर 8 डिजिट होती है, डेसिमल के अंदर 10 होती है, और हेक्साडेसिमल में 16 होती है। पर हमारा क्वेश्चन यहाँ बाइनरी का है, तो हम क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए सही करेंगे, 2, 0 और 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 आया है कि कुछ कन्वर्जिंग दे रखा है यहाँ पे, और हमसे पूछा है कि कौन सा गलत है, वो पता लगाना, हमको फॉल्स निकालना है। तो हम सही की बात कर लें, तो ऑप्शन ए देखते हैं। एफ, एफ को हम बोलते हैं 15, 15 को हम लिखते हैं बाइनरी में टेट्रा 1। तो ऑप्शन ए, ये आपका फर्स्ट पार्ट सही है। ए को हम लिखते हैं 10, और 10 को हम लिखते हैं 1010। सी, सी को लिखते हैं 1100 बाइनरी में। ई, ई को लिखते हैं 1110, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, हमको यहाँ गलत नेगेटिव पूछा है हमको यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर का पार्ट बी, BA3 16 हेक्साडेसिमल में है और बाइनरी में चेक करना है। तो बी होता है 1011, ए होता है 1010, और ए होगा, सॉरी 3 होगा 0011। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं कि 43 डेसिमल में बराबर होगा BCD के। तो 4 का बराबर होता है 0100, और 3 बराबर होता है 0011। तो ऑप्शन ये जो ए बी और डी तीनों ऑप्शन सही है, ये गलत पूछ रहा है, कौन सा गलत है। तो गलत होगा आपका सी वाला, कि 56 अगर डेसिमल में हो और आपको कन्वर्ट करना ऑक्टल में, तो 73 नहीं आता है। तो ऑप्शन आपका ये सही है। अगर हम कन्वर्ट करते हैं 56 को 7 ऑक्टल में, तो आंसर कितना चेक कर लेते हैं हम, ये गलत कैसे पता पड़ जाएगा हमको, हमको यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। ये आपका 56, 8 का डिवाइड करेंगे हम, 6 टाइम जाएगा, और हम यहाँ बात करेंगे रिमाइंडर की। तो रिमाइंडर कितना आएगा, 8 6 होता है 48, और 56 माइनस 48 करेंगे, तो यहाँ बचेगा रिमाइंडर 8, 8 बचेगा। अब 8 का डिवाइड करेंगे वापस, 6 में 0 टाइम जाएगा, और रिमाइंडर 6 बचा, तो ये 6 यहाँ लिखेंगे हम, और नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे, तो ये बन जाएगा 68। किस में बन जाएगा ये, ऑक्टल में। तो हम कह सकते हैं कि अगर 56 को डेसिमल में है और ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो यह आएगा 68 ऑक्टल। यहाँ पे ये कोष्टक है। तो 56 अगर डेसिमल में है और ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो 68 आंसर आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 73 दे रखा है, इसलिए ऑप्शन सी गलत है, और हमको ये पूछा है कि कौन सा फॉल्स है। तो ऑप्शन सी सही है, बिकॉज ये गलत होने की वजह से है। अगर यहाँ पे 68 होता, तो ऑप्शन सी, हम यहाँ पे इसको सही मानते हैं, पर अब यहाँ पे गलत पूछा है, तो गलत है, ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि यहाँ पे 73 दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और गेट इन पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम बिकम्स इन नेगेटिव लॉजिक सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, और गेट इन पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम बिकम्स इन नेगेटिव लॉजिक सिस्टम।
पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम में जो ओवर गेट होता है वो नेगेटिव में क्या बन जाता है? तो पहले हम पढ़ते हैं पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम क्या होता है। पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम वो होता है, पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम में क्या होता है, सपोज हमने कोई एक वेवफॉर्म बनाई, तो 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए +5 वोल्ट यूज करेंगे, और 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए -5 वोल्ट यूज करेंगे। ये 5 वोल्ट यहाँ पे, उसको कहते हैं पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम। यानी कि 1 को शो करना वहाँ +5 वोल्ट यूज करेंगे, जीरो जीरो शो करना वहाँ यूज करेंगे -5 वोल्ट। और जो आपका सेकंड सिस्टम होता है नेगेटिव लॉजिक सिस्टम, इसमें उल्टा हो जाएगा। ये आपकी वेव फॉर्म में कोई भी, उसमें हमको 1 शो करना है और 0 शो करना है। तो 0 के लिए तो क्या होगा, या माइनस के लिए नेगेटिव लॉजिक सिस्टम में 0 के लिए 0 वोल्ट रहेगा। और ये जो माइनस का है, सॉरी, यहाँ पे ये 0 आएगा, सॉरी, +1 को बताएंगे +5 वोल्ट से, 0 को बताएंगे 0 वोल्ट से। नेगेटिव लॉजिक सिस्टम में 1 को बताएंगे -5 वोल्ट से, और 0 को बताएंगे 0 वोल्ट से। यानी कि वहाँ जहाँ नेगेटिव लॉजिक सिस्टम में जहाँ 1 शो करना वहाँ -5 वोल्ट यूज करेंगे, और 0 शो करना वहाँ 0 वोल्ट शो करेंगे। तो पॉजिटिव सिस्टम में 1 को हम पॉजिटिव +5 वोल्ट शो कर रहे हैं, नेगेटिव लॉजिक सिस्टम में हम 1 को शो करेंगे -5 वोल्ट से। इसको बोलते हैं पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम या नेगेटिव। नेगेटिव वाला इसका होगा कि 1 को -5 वोल्ट शो करेंगे, या 1 को +5 वोल्ट शो करेंगे। तो और गेट जो होता है पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम में, अगर उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, ध्यान देना यहाँ पे, वो एंड गेट बन जाएगा। ये क्वेश्चन हमेशा आता है एकदम, ध्यान रखना आपको कि और गेट अगर पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम है उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो एंड हो जाएगा। इसका उल्टा भी सही है, अगर एंड गेट पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम में होगा तो नेगेटिव में किसके बराबर होगा, वो और गेट के बराबर होगा। तो एंड और गेट एक दूसरे के पॉजिटिव और नेगेटिव सिस्टम में उल्टे होते हैं। अगर और पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव होगा एंड गेट, और अगर एंड गेट पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम में होगा तो नेगेटिव होगा और। तो और एंड एक दूसरे के पॉजिटिव नेगेटिव सिस्टम में रिवर्स चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, ऐसा कौन सा लॉजिक गेट है जो तभी आउटपुट देता है जब ऑल इनपुट्स आर 0, जब सारे इनपुट का हो 0 हो। तो हम बात करें, इसका होगा नॉर गेट। कैसे होगा हम देखते हैं। नॉर गेट का कैसा होता है सिंबल, ये सिंबल होता है और का, और यहाँ बबल लगी होती है। तो ये हम देख सकते हैं A B, और ये होता है वाई। तो वाई में क्या होगा, A+B का बार। तो हम अगर टेबल की बात करें, ट्रूथ टेबल की, तो क्या होगा 0 0 0 1 1 0 1 1। तो 0 0 देंगे तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। 0 1 देंगे तो 0 आएगा। अगेन 0 1 देंगे तो 0 आएगा। तो 1 1 दिया तो भी क्या होगा, 0 आएगा। तो ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में कि ऐसा कौन सा लॉजिक गेट है जो आउटपुट तभी देगा ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर 0, दोनों इनपुट 0 हैं तभी आउटपुट देता, ऐसा कौन सा गेट है। तो हम बात करें कि अब अगर यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे देख सकते हैं हम ए और बी का जो टेबल है उसमें दोनों इनपुट 0 होना चाहिए, तब आउटपुट कौन दे रहा है। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, कंडीशन एम है कि दोनों इनपुट 0 है तभी इसका आउटपुट हाई है नॉर गेट के अंदर। बाकी जो सारे गेट हैं उसका दोनों इनपुट 0 होने पर आउटपुट हाई नहीं आएगा। केवल ये नोर गेट में पॉसिबल है कि जब दोनों इनपुट 0 होंगे तो नोर गेट का आउटपुट क्या आएगा, हाई आएगा, यानी 1 आएगा। तो इसका जो आंसर है वो है नोर गेट। ये कंडीशन ओनली नोर गेट में लागू होती है कि दोनों इनपुट 0 होने पर उसका आउटपुट हाई यानी 1 आएगा। ये क्वेश्चन आगे आप देख सकते हैं आप, नेगेटिव पॉपुलेशन जो हमने डिस्कस किया था अभी 2 मिनट पहले, उसका क्वेश्चन वापस आ गया है ये। ठीक है, कैसे करना है हमको ये, इन नेगेटिव लॉजिक सिस्टम, नेगेटिव लॉजिक सिस्टम में 1 और 0 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमने पढ़ा थोड़े पहले कि नेगेटिव लॉजिक सिस्टम में जो 1 होगा उसको माइनस वोल्टेज शो करेंगे, तो -5 शो करेंगे।
अब जीरो शो करेंगे, जीरो जीरो से रहेगा, तो ऑप्शन इसमें क्या सही है? डी सही ऑप्शन, कि नेगेटिव लॉजिक सिस्टम में वन को शो करेंगे -5 वोल्ट से, और जीरो करेंगे जीरो। तो वन को शो करेंगे या -5 वोल्ट होगा, वो वन को शो करेगा, हाई को शो करेगा, और जीरो को जीरो शो करेगा। तो ये इसको कहते हैं नेगेटिव लॉजिक सिस्टम। तो ऑप्शन डी सही है, वन के अकॉर्डिंग -5 और जीरो के अकॉर्डिंग 0 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 16, नॉर गेट इज इक्वलेंट टू, नॉर गेट किसके बराबर है? ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि नॉर गेट किसके बराबर होगा। अगर हमको नॉर गेट से हमको एंड चाहिए, एंड से नॉर चाहिए, तो उसका क्वेश्चन पूछ रहा है ये कि अगर एंड गेट से नॉर लाना हो या नॉर से एंड लाना हो तो किसके बराबर होगा। ये हमने पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नॉर गेट जो बराबर होगा वो बबल इनपुट एंड गेट के बराबर होगा। ठीक है, तो नॉर गेट इक्वल टू बबल, बबल मतलब नॉट, इन्वर्टिंग हो रहा है यहाँ पे। नॉर गेट इक्वल टू बबल्ड एंड गेट, यानी कि एंड गेट के अंदर इनपुट को हम इन्वर्ट करके देंगे, नॉट गेट के थ्रू देंगे इनपुट, और फिर एंड गेट जाएगा तो उसका आउटपुट आएगा नॉर गेट के बराबर। ऐसे हमको याद रखना है नेंड के बारे में। ये दोनों एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि नेंड गेट अगर हमको चाहिए, देखो एंड गेट से और चाहिए, नॉर चाहिए, तो नॉर कब मिलेगा? कि एंड गेट में इनपुट, जो इनपुट को हम बबल कर देंगे, यानी कि नॉट गेट के थ्रू देंगे, तो वो नॉर पर मिलेगा। और हमको नेंड चाहिए पर एंड यूज नहीं करना, हमको और यूज करना है, तो यहाँ यूज कर लीजिए आप बबल्ड और गेट। अगर हम और गेट के अंदर इनपुट नॉट गेट के थ्रू देंगे, जिसको हम कहते हैं बबल्ड कहते हैं, तो उसका जो आउटपुट आएगा वो नेंड के बराबर आएगा। तो नोर नोर चाहिए हमको और यूज नहीं करना है, तो बबल एंड गेट यूज करेंगे। और नेंड का आउटपुट चाहिए और एंड यूज नहीं करना है और यूज करना है, तो बबल्ड और गेट बनेगा। ये दोनों कंडीशन है, तो हमारी फर्स्ट कंडीशन लागू हो रही है कि नोर इज इक्वल टू बबल्ड एंड गेट, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 19, हाईएस्ट स्पीड लॉजिक फैमिली इज, ये कुछ फुल फॉर्म्स होती है, आपके काम की नहीं है, फिर बताता हूँ बेसिक आपको। सीमोस क्या होता है? सीमोस होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं। ठीक है, इंजेक्शन करंट होती है, इसको लॉजिक बोलते हैं, इंजेक्शन लॉजिक। इंट्रिंसिक इंजेक्शन लॉजिक, IIL। टीटीएल का फुल फॉर्म होता है ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। ECL का फुल फॉर्म होता है इमीटर कपल्ड लॉजिक, कुछ लॉजिक होते हैं। सीमोस का होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। IL का होता है इंट्रिंसिक इंजेक्शन लॉजिक। ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक बोलते हैं TTL को। ECL बोलते हैं इमीटर कपल्ड लॉजिक। तो सबसे हाई स्पीड होती है वो ECL की होती है, इमीटर कपल्ड लॉजिक की सबसे हाईएस्ट स्पीड होती है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन 22 क्या कहना चाह रहा है कि डी मॉर्गन्स का रूल पूछना चाह रहा है। कौन सा डी मॉर्गन का रूल है इसमें से? बेसिकली इसने एक इक्वेशन दी है, हमको कंफर्म करना है कौन सा है। तो हम बात करते हैं डी मॉर्गन्स का, कि डी मॉर्गन्स क्या कहा था कि अगर x प्लस वाई का हम बार लेंगे तो ये बराबर होगा x बार डॉट वाई बार के बराबर। x प्लस वाई का होल बार इक्वल टू x बार डॉट वाई बार। इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट थी।
इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन उसने दी थी कि x डॉट, यहाँ डॉट है, ध्यान रखना यहाँ डॉट है, यहाँ पे x डॉट वाई का बार, ये डॉट है यहाँ पे, x डॉट वाई का बार इक्वल टू x बार प्लस y बार, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे x ध्यान रखना यहाँ पे, तो x प्लस वाई का होल बार इक्वल टू x बार डॉट वाई बार, x डॉट वाई का होल बार इक्वल टू x बार प्लस वाई बार। तो पूछ रहा कौन सी इक्वेशन इसमें लागू है, हम देख सकते हैं, इसे मैच कीजिए। इक्वेशन नंबर 1 और 2 में से कौन सी इक्वेशन मैच हो रही है यहाँ पे? पहली इक्वेशन मैच नहीं हो रही, दोनों जगह बार आना चाहिए। इक्वेशन नंबर 2 में भी यहाँ बार नहीं है। इक्वेशन नंबर जो 3 जो है वो ये लेफ्ट पार्ट से, ये राइट पार्ट में यहाँ बार आना चाहिए। इक्वेशन नंबर जो 4 है वो हमारी इक्वेशन से मैच खा रही है इक्वेशन नंबर 1 से, एक्स प्लस वाई का बार इक्वल टू एक्स बार प्लस वाई बार। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो हमारी इक्वेशन नंबर 1 से मैच खा रहा है। इन दोनों में कोई भी इक्वेशन हो सकती है, यहाँ पे 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, इसने 1 पूछी है इसलिए 1 से मैच कर रहे हैं। अगर 2 हो सकती तो 2 भी ऑप्शन सही होता। तो एक्स प्लस वाई का होल बार इक्वल टू एक्स बार वाई बार, इक्वेशन नंबर 1 से मैच करेगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर आपका सही है। ठीक है, डी मोगन की थ्योरम है, ये दोनों इंपॉर्टेंट इक्वेशन को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23, 1 किलोबाइट इज इक्वल टू, 1 किलोबाइट इज इक्वल टू, तो हम बात करें कंप्यूटर में 1 किलोबाइट को बोलते हैं, 1 KB बोलते हैं। 1 KB, 1 किलोबाइट मतलब 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट। कंप्यूटर के अंदर 1 किलोबाइट होता है वो 1024 बाइट के बराबर होता है, तो ऑप्शन आपका बी सही है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, आईसी चिप यूज्ड इन कंप्यूटर आर यूजुअली मेड ऑफ, जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनते हैं कंप्यूटर के अंदर, जो आईसी बनती है जिसको हम बोलते हैं, आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। कभी भी एग्जाम में आप पूछी जा सकती है। आईसी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। वो किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है सेमी कंडक्टर मेटेरियल से। किसे बनती है? सेमी कंडक्टर बनती है। और सेमी कंडक्टर में हमने 2 एग्जाम्पल पढ़े थे, सिलिकॉन और जर्मेनियम। उसमें सबसे ज्यादा काम में आता है सिलिकॉन, तो इस ऑप्शन दोनों सही है। पर अगर सिलिकॉन जर्मेनियम दोनों में कंपेयर करें तो आपको सही करना है, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ऑप्शन सही होता है, पर ज़्यादा यूज में आता है वो सिलिकॉन यूज में आता है। तो हम कहेंगे यहाँ पे कि जो आईसी होती है वो सिलिकॉन ज़्यादा, वैसे दोनों काम में आते हैं, पर अगर कंपेरेटिव बात करें तो सिलिकॉन सबसे ज़्यादा यूज में आएगा एज कम्पेयर टू जर्मेनियम। तो जो आईसी बनती है कंप्यूटर में यूज करने वाली, वो सिलिकॉन से बनती है। सिलिकॉन क्या है? एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। ये पेपर कंप्लीट हुआ आपका। इन क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए।